अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट की जो एक पोजीशन नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक आज सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया। अगर मार्केट के आगाज़ की हम सिचुएशन देखें तो कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता रहा, आज 2 सेशन थे क्योंकि फ्राइडे का दिन था, तो वहाँ हमने देखा सेकेंड सेशन में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया। ये इम्पैक्ट मार्केट के अंदर क्यों आया? कुछ न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट था, या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर ऑफलोड पोजीशन थी क्योंकि फ्राइडे ऑनवर्ड 2 छुट्टियां आती हैं तो उसके बाद मार्केट में नई पोजीशंस होती हैं। तो ये सारे इंपैक्ट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा दौरे हुकूमत में अपने कारोबारी हजम और मार्केट ग्रोथ के एतबार से न सिर्फ दुनिया भर में एक मुकाम बनाने में कामयाब रही, बल्कि साथ ही हर दिन कोई न कोई तारीख रकम करती नजर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया में सबसे बेहतर कारकर्दगी की वजह इसके इंडेक्स में इजाफे और मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे को करार दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल में ये कहना बेजा न होगा कि हुकूमत ने मईशत को दोबारा बेहतरी की पटरी पर डाल दिया है, जिसका अहम आशारिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया, जिन्होंने मार्केट में शोबाजाती बुनियादों पर सरमायाकारी की, जिसकी बिना पर मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन हुआ। सूबा सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त के अलावा सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग के हजम में इजाफा भी मार्केट पर असरअंदाज हुआ। माजी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो मंदी के बादल छाए थे वो अब छट चुके हैं। हुकूमती पॉलिसीज की तसलसल सियासी इस्तेहकाम की बदौलत आखिरकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है और 100 इंडेक्स में अच्छे खासे पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। माली साल 2021 भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल मिसाली रही, जबकि इमर्जिंग और इक़्तिसादी ढांचों की कारकर्दगी में भी पाकिस्तान टॉप पर रहा। हुकूमत वक्त का आज़म है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे इदारे को मजीद मजबूत किया जाए, ताकि ये कर्ज और इक्विटी मार्केट्स पर असरअंदाज होकर मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सके। एग्जैक्टली पोजीशंस तो स्ट्रांग हो रही हैं, लेकिन मार्केट 48,000 के लेवल पे रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। कंसोलिडेशन प्रोसेस हुआ है, अब ये देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल परफॉर्मेंस। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गनी उस्मान साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ हम कहेंगे न्यूज़ ड्रिवन भी नज़र आती है, और अब हम देख रहे हैं मार्केट के लेवल्स डे बाय डे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 48,000 के लेवल्स पर आके मार्केट ने कंसोलिडेशन शो करी है, लेकिन आगे किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, आपने देखा कि करंट वीक में मंडे से वेडनेसडे तक मार्केट माइनस रही, इसके बाद थर्सडे को मार्केट ने 800 पॉइंट प्लस किया और टुडे आज आपने देखा कि 490 पॉइंट माइनस है। तो मतलब कि करंट जो वीक्स हुआ है उसमें मार्केट मेरे ख्याल में एवरेज प्लस माइनस बैलेंस रही है। राइट, लेकिन 47,500 पे इंडेक्स खड़ा हुआ है। अब आपने जैसे अभी बताया कि 48,000 पे मार्केट रुक रही है, मतलब हमेशा अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5-2 महीने से मार्केट जब 48 के नज़दीक पहुंचती है तो फिर मार्केट रुक जाती है। अब दूसरी एक ये है कि मार्केट में आपने देखा कि बजट की सेशन था, बजट माशाल्लाह पार्लियामेंट ने कर दिया। इसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज की चंद डिमांडें थी, इसमें से एक आधी छोटी डिमांड एक्सेप्ट की गई, जो कैपिटल गेन 15% था उसे 12.5% कर दिया गया। मगर एक उसमें बुराई आ गई कि जो 7.5% की फैसिलिटी थी कि आपने जो लिया हुआ और आपको 4, 4.5, 5 साल लिया तो आपको 7.5% लगेगा, मगर वो भी 12.5% हो गया है। तो जिनको 4 साल जो इन्वेस्ट किया था तो उनको 7 का 12.5 हो गया है। और एक ऐसा है कि जो कैपिटल गेन के रूल्स है कि आपने 2013 से पहले लिया है तो आपको कैपिटल गेन नील है। अब आप आज बाई करते हैं और 50 साल के बाद भी बेचेंगे तो आज का रूल ये है कि आपको 12.5% कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। राइट, तो दिस इज द रीजन आप समझते हैं कि 48,000 के लेवल पर आके मार्केट का स्टॉप होना या पॉज होना या एक्टिविटी ना करना, ये रीजन है इसका? अब दूसरा ये कि एक रुपया डीवैल्यू हुआ, आपने देखा कि 159 या 160 पे फिर पाक रुपीस आ गया है।
जो डाउन होके 153 पे आ गया था। तो उससे वो चेंज होने से इसकी वजह यह है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इंपोर्ट में जो रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल की हमें डिमांड थी, और जो हमने जो कम्युनिटी आइटम थे लाइक शुगर या वीट, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डॉलर भी हमारा डी वैल्यू, ₹5 डी वैल्यू हुआ है। राइट। अब आने वाले वक्त में जो जैसे रोशन अकाउंट है उसमें रोशन लोगों ने डिजिटल अकाउंट। ज़्यादा पैसे भेजे हैं नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानियों ने। माशाल्लाह नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ज़्यादा भेज रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि उसमें हुकूमत जो मार्कअप रेट है ना, वो दुनिया में इतना नहीं है, 6 to 7%। राइट। आप दुनिया में देखें तो कहाँ तो रिवर्स है मार्कअप बिल्कुल, रेट। हाँ, यही वजह है। यही वजह है। और दूसरा, लोग ये भी कर रहे हैं कि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है, उसको लोग समझा रहे हैं कि वहाँ आपको 2, 2.5, 3% में लोन मिलती है, तो आप हिम्मत पकड़ो, वहाँ से लोन ले अपनी एसेट्स के ऊपर और पाकिस्तान में पैसे भेजिए, तो आपको अच्छा। हाँ, आप समझिए मेरी बात को कि 2-3% बच रहे हैं। तो लोग ये भी कर रहे हैं। चले, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और ऑब्वियसली दिल तो में एक मतलब मोहब्बत होती है पाकिस्तान के लिए, नहीं, फायदा भी है। देखिए ओवरसीज पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में अभी एक आपने देखा था कि लास्टली जो प्राइस बॉन्ड को बंद किए गए 40,000 वाले, और 25,000 उसमें वाले। भी गवर्नमेंट ने एक जुल्म किया कि 2 दिन आगे कह दिया कि ड्रॉ नहीं होगा। अच्छा जैसे सर, जुल्म क्या हुआ? यहाँ पे इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, रोकना तो था ना। देखिए आप देखें, अगर देखिए नताशा, आपने अगर जो एज पर रूल आपने 50 या 60 दिन आगे बॉन्ड खरीदे, आपका हक है ना, 60 दिन आपने इन्वेस्ट किया ना उस बॉन्ड में, और आखिरी 2 दिन में ड्रॉ का टाइम था तो आपने कह दिया कि ड्रॉ नहीं होगा। दूसरा है कि उसमें ये भी था, लेकिन पैसे तो आपको पूरे मिले ना, आपके बॉन्ड के पैसे तो जाया नहीं हुए ना। नहीं, बॉन्ड के पैसे तो जाया नहीं हुए। 58 डे का मेरा इन्वेस्टमेंट तो लूज हो गया ना। मुझे लगता कि नहीं लगता, किसी को ना किसी को तो लगता ना। उसमें आपको पता फर्क कितना आया है? उसमें टोटल मेरी जहाँ तक नॉलेज है, जो प्राइस मनी थी ना 2 दिन के बाद की, वो हुकूमत को टोटल जो प्राइस अमाउंट होती है उसका 1.80 इंटरेस्ट होता है। एक ड्रॉ में 2.25% ड्रॉ इंटरेस्ट होता है। तो 2.25 ऑफ द टोटल इश्यू प्राइस बॉन्ड के गवर्नमेंट ने बचा लिए नेशनल सेविंग। एग्जैक्टली सर, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो हिस्टोरिक हाई पे नज़र आते हैं, $24 बिलियन दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त चेंज है, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात सही है कि जो पॉलिटिकल हालात थे कि डाउट था कि पीडीएम चलेगी नहीं चलेगी, अब उसमें भी टुकड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का जो बजट सेशन था उसमें इन्वेस्टर डाउट कर रहे थे कि क्या होगा, बजट अप्रूव होगा नहीं होगा, तो बजट भी मेजोरिटी से अप्रूव हो गया। एग्जैक्टली सर, इस पर मजीद बात करेंगे बजट के ऊपर। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, स्टे ट्यून्ड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना छोड़ दिया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बजट के बारे में बात कर रहे थे, कुछ मार्केट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ लैक लस्टर बिहेवियर आज के दिन भी देखा गया, और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वही इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे जो काफ़ी हद तक अपने कैश फ्लो को करेक्ट कर रहे थे, यानी कि अपने ज़्यादातर माल को बेच रहे थे और कलेक्ट कर रहे थे कैश। तो ये तमाम चीज़ें आज क्यों ऐसी विटनेस की गई, क्या सिनेरियो था, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं मार्केट स्टैटिस्टिक्स। ओपन हुई मार्केट 48,053.17 के लेवल पर, हायर साइड भी वही दिखाई दे रहा है 48,053.17, लोअर वॉज 47,544.08 एंड फाइनली क्लोजर 47,563.45 का, यानी कि 489.72 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 504.02 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए, कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया 28.91 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी आज कुछ लैक लस्टर बिहेवियर देखा जाता है 15.31 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन रेड टेरिटरी। टीपीएल इस लिस्ट को लीड करे हैं 1.37 के इजाफे के साथ, 19.67 पे क्लोजर, 41.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पेस पाकिस्तान 0.29 का इजाफा देखा गया, 7.88 पे क्लोजर रहा, 26.91 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली WTL 0.03 का डिक्लाइन, 3.85 पे क्लोजर, 25.57 का कारोबार रहा। वही पेनी स्टॉक्स डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज भी हमने वीक के एंड में यही चीज़ें विटनेस की कि तमाम जो थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं की पार्टिसिपेशन, उन्हीं में चेंजिंग हैंड्स देखे गए। गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, दिखाई ये दे रहा है थर्ड टियर स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं इन्वेस्टर्स, ऐसा क्यों है, क्या परसेप्शन है, स्टोरी क्या है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तानी कल्चर में क्या है कि जिस इक्विटी में ट्रेडिंग मोर होती है ना, उसमें ज़्यादातर लोग काम करना शुरू कर देते हैं कि वो समझते हैं कि उसमें इन आउट आसानी से हो सकता है कि आज अभी हमने लिया और आधे घंटे में बेच दिए। और अपने तीनों जो स्टॉक अभी आपने जो दिखाए वो तीनों आप देखेंगे इनकी वर्थ वाइज या बैलेंस शीट वाइज आप देखें तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी नज़र में। फिर भी लोग इनसे एग्जिट आराम से किया जा सकता है, आपका कहना ये है? एग्जिट आराम से किया जाता है, उसमें काम कर रहे हैं। अब ये देखेंगे यहाँ एक भेड़ चाल भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जहाँ वॉल्यूम जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है और वॉल्यूम देखिए ना, वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम करने के लिए भी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के पास तरकीबें हैं। अच्छा सर, बताएं ना प्लीज, जो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो मैनिपुलेशन का शिकार ना हो, तो प्लीज आप उनको एजुकेट करें। एक जगह आपने देखा कि मार्केट में लगा हुआ है कि 2 रुपये 12 पैसे में प्लस करना है, 2 रुपये 14 पैसे में माइनस करना है। तो आप वही आइटम को किसी और मेंबर में बेचेंगे तो 2.14 में बेचेंगे, आपका ही काम होगा। एक जगह आपने लिया, एक जगह बेचा, तो वो आपकी ट्रेडिंग मोर हो जाती है। सर, पता कैसे चलेगा एक छोटे इन्वेस्टर को, एक नए इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर चेंजिंग हैंड्स चल रहे हैं या यहाँ पर ये चेंजिंग हैंड्स आप समझती हैं कि क्या होता है उसमें? एग्जैक्टली सर, लेकिन कैसे पता चलेगा उसको, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि डेली बेसिस पे इस स्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इट मींस यहाँ पर चेंजिंग हैंड्स चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल चेंजिंग हैंड से ही लोग उसको मोर ट्रेडिंग दिखाने के काम होता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना कि ये काम होते हैं चेंजिंग हेड में, कि आपने 25 लाख शेयर एक जगह लिए, देखा कि वहाँ लगा हुआ है गैप, 12-15 पैसे का गैप है, तो आप वही सेम रेट पे कर लेते हैं कि जैसे 3 रुपये 30 पैसे पे बाय है, वो 3 रुपये 31 पैसे पे सेलर है, तो आप ही बेच देते हैं। और 31 पे मतलब देख लेंगे, बड़ी एक जबरदस्त अवेयरनेस दे रहे हैं हाजी साहब। अगर आप इस पर काम कर लें तो आप अच्छा खासी एक एजुकेशन अवेयरनेस ले सकते हैं मार्केट के बारे में। मतलब देखिए ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, उसमें इन्वेस्ट करें। ये समझते हैं कि 3 रुपये का शेयर ले लिया मैंने, 1 लाख शेयर ले लिए, भले दिए 3,31,000, मगर लिए कितने? मैंने 1 लाख। और अब कहूँगा कि 100 रुपये वाला शेयर लूंगा तो मैं लूंगा 200 या 500 लूंगा,
तो लोगों को ये है कि इसमें ज़्यादा Quantity ट्रेडिंग पे करने ज़्यादा से मुझे ज़्यादा, मगर हुआ क्या है कि करंटली जो लास्ट 6 मंथ में जो मार्केट चली है ना, तो मार्केट में जिन्होंने इस टाइप के कॉम किए ना वो गेनर हुए, और जो एसेट वैल्यू वाले शेयरों में जिन्होंने काम किया वो लूजर हो गए। वाई सर ब्लू चिप में क्यों नहीं काम हो रहा है? हाँ, ये भी तो आप एक देखिए वजह ना, है। ब्लू चिप में आप देखिए कि सीमेंट इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इनकी अर्निंग आप अभी 30 जून की आपकी बैलेंस शीट आएगी मेरे ख्याल में 31 जुलाई को। हाँ, अब आप देखेंगी तो 31 जुलाई को या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप बैलेंस शीटें देखेंगी तो इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीटें हैं कि लोग फिर भी उसमें काम नहीं कर रहे, मगर ये 4-6 आइटम हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग हो रही है। तो सर आप क्या एडवाइस करेंगे बीइंग एन इन्वेस्टर? क्या एडवाइस? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप बैलेंस शीट को रिसर्च करें। आजकल के ज़माने में आप पढ़े लिखे लोग काफ़ी मार्केट में काम कर रहे हैं, आप बैलेंस शीट को रिसर्च करें, प्रीवियस इनकी हिस्ट्री देखें, प्रीवियस इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इनकी एसेट्स वैल्यू देखें कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, एसेट्स क्या है और बुक्स में एसेट वैल्यू क्या है। तो लोग ये देखते नहीं है, जहाँ तक मेरी जहाँ तक नॉलेज है, लोग तो यही है कि भाई, और ब्रोकरों का भी इंटरेस्ट यही है कि इस टाइप का ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग होनी चाहिए ताकि उनको भी उनका कमीशन मिले। अच्छा सर, ये भी बताइए कि बजट के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं करेंसी के बारे में फिर पूछना चाहूँगी कि फर्दर डीवैल्यूएशन क्या विटनेस करेंगे हम? क्या फर्दर डीवैल्यूएशन होने वाली है रुपये के अंदर, या फिर डॉलर जो है वो अभी यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में अब डॉलर 160 या 157 में स्टेबल रहेगा। अब फर्दर डीवैल्यू नहीं होगा। 151 हम दोबारा नहीं विटनेस करने वाले? 151 तो नहीं होगा, 157 और 159 या 160 के रेंज पे फिलहाल मुझे लगता है कि डॉलर स्टेबल होगा, क्योंकि डॉलर अगर जो 151 हुआ ना तो हम एक्सपोर्ट में माइनस हो जाते थे कि 160 से 151 होने से 6% रीवैल्यू हो गया। 6% रीवैल्यू हो गया तो 6% जो एक्सपोर्ट की रिसीव थी वो 6% कम हो गई। सपोज कीजिए कि मैंने $1 में माल बेचा तो पहले आज मुझे 159 रुपये मिल रहे हैं, और जब 151 थे तो मुझे 151 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 रुपये मुझे कम मिल रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज 6% मुझे कम मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जो बिजनेस है ना उनको इतना मुनाफा नहीं हो रहा था, या नज़दीक नेक टू नेक हो रहा था, तो हमारा एक्सपोर्ट रुकता था। जितना रुपया डी वैल्यू रहेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव है, या फिर जो ज़्यादातर लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिनका रॉ मटेरियल आ रहा है उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है? नहीं, तो उन इम्पोर्टर के लिए तो बैड न्यूज़ है ना। हाँ, ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल जिनका आ रहा है। हाँ, जिनका रॉ मटेरियल, मगर रॉ मटेरियल जिनका आ रहा है, रॉ मटेरियल से वापस तो एक्सपोर्ट होना है ना, तो यहाँ बैड न्यूज़ है तो वहाँ इक्वल हो जाता है ना। इक्वल हो जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। हाँ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, आपकी बात सही है। मैंने जो रिजल्ट बताया कि 6% का डिफरेंस हुआ है 2-2.5 महीने में। तो अब ये है कि हमें 2-3-4 चीज़ों पे कि देखिए ना, हुकूमत भी चाह रही है कि हुकूमत की जो नई पॉलिसियाँ आई है, आपने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हुकूमत बहुत काम कर रही है। बिल्कुल। आपने देखा कि हाउसिंग के लिए हुकूमत बहुत काम कर रही है। ये चीज़ें होने से अनएम्प्लॉयमेंट और ये काम होगा, ये इसी टाइप से बिजनेस बढ़ेंगे और कंपनियां नई नई बनेगी, तो स्टॉक में लिस्टिंग भी नई नई कंपनियां एग्जैक्टली सर, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की है, गवर्नमेंट इस पे वाकई कीन है और काफी डेली बेसिस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो पॉलिसी के बाद या ऑटो के हम देख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद कितने ज़बरदस्त एक बजट के अंदर इंसेंटिव दिए गए, इसके बाद सर क्या दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ऑटो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए? देखिए, ऑटो सेक्टर में अब ऑटोमेटिक सिस्टम है। पहले के ज़माने में गाड़ियाँ बनती थी तो काफ़ी एम्प्लॉय होते थे, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इतने इसमें ज़्यादा इतने एम्प्लॉय नहीं होते। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल ओपनिंग की ना बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक अगर जो उसको डेवलप करेंगे ना तो पेट्रोलियम की कॉस्ट, हमें पेट्रोलियम जो इम्पोर्ट करके हमारा इम्पोर्ट बिल है ना कम होगा। अब हुकूमत ये भी चाह रही है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल हो। अब कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ओपनिंग की है इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल की, तो उसको डेवलप करना चाहिए। उससे डेवलप करने से जो सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल है ना वो पेट्रोलियम है, उस पर हमें सुकून मिलेगा थोड़ा सा। सर ये भी बताइए कि ऑटो सेक्टर को अगर हम मार्केट से लिंक करें तो कैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, और उसके इन्वेस्टमेंट की क्या एडवाइस करेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स? देखिए, ऑटो में अभी आप देखिए कि कराची देख रहे हैं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात है। कराची में अभी आप यहाँ पीटीवी से बाहर निकले, आपको नई नई गाड़ियाँ नज़र आ रही है। एक कल्चर हमारे यहाँ चेंज हो गया है कि सब लोग शौकिया भी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उनकी बर्दाश्त नहीं है, मगर लीजिंग में इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग लीजिंग पे गाड़ियाँ ले रहे हैं। हालांकि उनकी कोई सैलरी में या इतना कोई बेनिफिट नहीं हो गया है, गुंजाइश नहीं है, मगर एक इंसान का शौक होता है ना
तो क्या उसको तो पूरा करने के लिए वो लीजिंग से गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे बहुत गुंजाइश नजर आ रही है मार्केट के लिए। हाँ, मार्केट देखिए ना, लीजिंग में पहले 17% लीजिंग पे आपको गाड़ी मिलती थी, अब आपको 9-10% पे लीजिंग पे गाड़ी मिलती है। राइट। और अगर बात करें सीमेंट सेक्टर की तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए सेक्टर वाइज ही बात कर लेते हैं देखिए ना थोड़ी। सीमेंट में आप देखें कि सीमेंट में मार्केट में तो अभी स्टेबल प्राइस रहे हैं, बल्कि सीमेंट कंपनियों के प्राइस गिरे हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो कुछ, मगर सीमेंट की सेल इनकी बहुत ही अच्छी है। 30 जून की आपने फिगर देखा कि लास्ट ईयर से 19% प्लस था, और अभी आप ये जुलाई में भी माशाल्लाह देखिए ना, आप इधर उधर, मैं तो यही कराची की बातें कर रहा हूँ, इधर उधर रोड पे निकलते तो देखते होंगे कि नई नई बिल्डिंगें बन रही है। एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। या फिर हम बात करें अगर गाड़ियों की ही, तो आपने जैसे कहा कि सब चीजें सीइंग इज बिलीविंग, जितना दिख रहा है वही काम हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। सर बैंकिंग का क्या इशू चल रहा है? बैंकिंग सेक्टर बड़ा छुपा हुआ, बड़ा एक कांस्टेंट नजर आ रहा है। देखिए बैंकिंग के 30 जून के आप रिजल्ट देखेंगी तो माशाल्लाह अगले साल जो 2020 में रिजल्ट आए उससे सबके अच्छे रिजल्ट होंगे, बिल्कुल, एक्सेप्ट 1-2 बैंक। मेरे ख्याल में उसके भी अच्छे रिजल्ट होंगे, मगर इनका जो 2-3 बैंकें हैं जो क्वार्टरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लाइक एलाइड बैंक है, UBL है, HBL है, ये सब जो 4 बैंक साथ जुड़ा अवामी मांगों की तर्जमानी करता हुआ जो बजट है वो पेश किया, जो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का जिक्र करते नहीं थकते थे, उनको वो हकायक जो हैं, जो तल्ख हकायक हैं, उनको सामने रखते हुए जिस तरह इस बजट के अंदर वो तमाम जो कारस्तानियाँ वो बेनकाब हुई हैं, वो इस बात की अक्कासी करता है कि हमारा प्यारा पंजाब जो आगे बढ़ता पंजाब था, जो तरक्की याफ्ता पंजाब था, जो ज़रूरी तौर पे खुशहाल पंजाब था, उसको शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत किस तरह गिद्ध बन के नोचा गया, और उस कारकर्दगी की चंद जो कारस्तानियों की झलक है वो मैं चाहूँगी कि आपसे शेयर की जाए, मीडिया के सामने रखी जाए, और जो कारकर्दगी के चैम्पियनशिप के अवार्ड और ट्रॉफियाँ उठा के मीडिया की स्क्रीन पे इस वक्त दावे कर रहे हैं, उनकी हकीकत जो है वो आवाम के सामने बेनकाब की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हुकूमत PTI की 3 साल पहले मार्ज़ वजूद में आई, उसे माली खसारे, गर्दिशी कर्ज़े और तमाम मुआशी इशारे जो हैं, जो नाकस पॉलिसीज़ थी साबका हुकूमत की, उसकी तस्दीक करते हुए वो विरसे में मिले। शहबाज शरीफ की बेहतरीन कारकर्दगी 26 अरब रुपए के वाजिबुल अदा जो चेक्स थे, उनका कर्ज जो है इस सूबे के ऊपर आया, और 41 बिलियन रुपीस जो हैं, 41 अरब उसके ओवरड्राफ्ट्स उस्मान बुज़दार के हिस्से में आए। 8000 से ज़ायद नामुकम्मल स्कीमें जो साबका हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ शोबाजी की बुनियाद पर शुरू की थी, वो नई हुकूमत की मुंतज़िर थी। इसके अलावा 56 अरब रुपए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वाजिबुल अदा जो चेक्स थे, उसका कर्जा जो था इस सूबे की गर्दन पे था। अब ऐसी सूरत हाल में जो सूबा उस्मान बुज़दार साहब को हैंड ओवर हुआ, उसकी तरजीहात अवामी ज़रूरियात के मुताबिक डालना, उस बजट के साथ जुड़ा
जो मुआशी चैलेंज था उसको ओवरकम करना, और फिर अवामी मफाद की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके उस सूबे के अंदर एक ऐसा तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़ा, नई राहों पे गामजन जो विजन था उसको आगे प्रमोट करना, ये इस हुकूमत की तरजीहात थी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जहां हम इतना हैवी बैगेज लेके 3 साल उस सूबे के अंदर साबका अदवार की नाकस पॉलिसीज़ की इस्लाह करते रहे, पैरेलल हम अवामी फलाह बहबूद के उन मंसूबों का इजरा करते रहे, और फिर एक वक्त आया कि कोरोना ने जब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो पंजाब आबादी के लिहाज से चूँकि सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से वो भी बाकी सूबों की तरह कोरोना की जद में आया, लेकिन ये वाहिद सूबा था जिसने 106 अरब रुपए का कोविड रिलीफ पैकेज दिया, और 56 अरब रुपए हमने टैक्सों में रिलीफ की मद में सूबे के जो हमारे सनतकार थे, कारोबारी हजरात थे, उनको रिलीफ दिया, और ये साबित किया कि हुकूमत पंजाब जो है दुख की घड़ी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में अपने मुस्तहिक नादार और पिछे तबके की दार रसी के लिए पुरज़म है, और हमने तकलीफ़ की इस घड़ी में किसी जगह भी अपने शहरियों को तन्हा नहीं छोड़ा। अब जो करंट बजट है उस पर हम बात करेंगे कि जो शोबाजियों की नज़र होने वाला सूबा था उसको पहली दफ़ा 562 अरब रुपए का तरक्याती बजट दे के 53 बिलियन का सरप्लस बजट इस हुकूमत ने इस साल पार्लियामेंट से पेश करवाया, और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये 562 अरब का जो एक आवाम की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक उनकी जज्बात की अक्कासी करता हुआ बजट जो है उसको 1 जुलाई में फिनांस डिपार्टमेंट ने वो सारे का सारा बजट जो है मुतलका स्कीमों के लिए रिलीज़ कर दिया। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हम 562 अरब को किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, क्या हमारी तरजीहात हैं, और किस तरह हम अब 3 साल के बाद जिस मुश्किल के अंदर घिरी हमारी मुआशी कश्ती थी उसको हम मंझधार से निकाल के किनारे पे ले आए हैं, और अल्टीमेटली उसके रिलीफ के साथ जुड़े जो आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने की जो हमारी हिकमत अमली है, आज हम चाहेंगे कि मीडिया को भी उस हवाले से हम हिस्सेदार बनाएं। जो वज़ीर आला पंजाब का अज़्म और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुसलसल हमें हदायत हैं हुकूमत पंजाब को, उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि हमने हर हाल में ये जो कहा है उसको कैसे कर दिखाना है, और जो कहा है कि जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा था जिसका मकसद ये था कि जो हमारे पसमानदा इलाके, दूर दराज इलाके जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, हम उनको किस तरह तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर सहूलतें दें, हम किस तरह यकसा तरक्की का जो अमल है उसको अपने बजटरी रोड मैप में इंश्योर करें, और ख़ुसूसी तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर बसने वाला जो हमारा सराइकी वसेब है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी होती रही, इससे पहले उनकी हक तलफी होती रही, उसके हकूक़ को हम मुआशी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दें। तो पहली दफ़ा एक पिंक बुक जिसके अंदर एनुअल डेवलपमेंट प्लान
जो सेपरेट सराइकी सूबे या जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, उसके अंदर जो है वो 35% जो टोटल बजट है उसका 35% जो है वो उन पसमानदा इलाकों और सराइकी सूबे की तरक्की के लिए रखा गया। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े दीगर मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो 35% ऑफ द टोटल बजट जो है उसकी रिंग फेंसिंग की गई और इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि ये बजट जो है सिर्फ़ और सिर्फ जनूबी पंजाब की फलाह बहबूद, अवामी मफाद और उसकी तरक्की और खुशहाली पर ख़र्च होगा। इस बजट को कोई भी चाहते हुए भी वो सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ पंजाब या वेस्ट पंजाब किसी जगह भी उसको खर्च नहीं कर पाएगा। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ने कुछ पैरामीटर्स इस बजट के हवाले से तय किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अब ये जो किताब है, ये बुक है, जो बजट का हमारा एक तहमीना बना है, उसको अब हमने प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में कैसे डालना है, क्योंकि हमारे नाकदीन ये बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपने पैसे तो रख दिए, लेकिन इतने पैसे जो है वो खर्च कैसे होंगे और कैसे जो है वो आप वो तमाम जो टारगेट हैं उनको अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी डेडलाइंस फिक्स कर दी हैं डिपार्टमेंट की, 21 जुलाई जो है उसको डीडीसी की जो हमारी प्रीव्यू मीटिंग है उन्होंने ये डेडलाइन दी है कि 21 जुलाई तक इस बजट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट रखे गए हैं उनके हवाले से मुतल्लिका डीसीज और कमिश्नर साहबान और अदारे जो हैं वो अपनी अपनी स्कीमों के हतमी जो तहमीने हैं वो डीडीसी में लेके आएँ। जो 31 जुलाई ऑनवर्ड जो है वो हमारी डीडीएससी और डीडीडब्ल्यूपी जो है जो उनका जायज़ा लेके उनकी बाज़ाब्ता तौर पे वो मंजूरी दे और 31 अगस्त जो है ये डेडलाइन दी गई है कि पीडीडब्ल्यूपी जो है वो इन सारे मंसूबों के लिए अल्टीमेटली बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी के बाद उन फंड्स की रिलीज़ को यकीनी बनाए और वर्क आर्डर जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर उसके लिए 30 सितंबर 2021 जो है उसकी डेडलाइन दी गई है। तो ये एक हमने वज़ीर आला की क़यादत में रोड मैप बनाया कि अब ये नहीं कि हमने एक तरक्की का मेयार, पैरामीटर्स, वे फॉरवर्ड और एक लाए अमल जो है वो तय किया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा रेड टेपिज़म है, जो रवायती हथकंडे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन को स्लो करें या उस रोड मैप के आगे रखने डालें। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ये हुकूमत ये अज़म कर चुकी है कि हमने हर उस रुकावट को जो इन अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को सबोताज करेगी, जो जानबूझ के दानिस्ता तौर पे अवाम की इन सहूलियात के आगे दीवार बनेंगी, उस ब्यूरोक्रेसी को भी हम वक्त ज़ाया किए बगैर हटाएंगे। और उसका अमली मज़ारा आपने देख लिया कि मुल्तान और डीजी खान के दौरे के मौके पे वो 6 अफसरान जो लैतोलाल से काम लेते रहे, जिनके हवाले से अवामी शिकायत आई और अवाम ने ये वज़ीर आला पंजाब को बावर कराया कि उनकी विजन के साथ जो मुतसादम अफसरान हैं उनको फिलफौर उन ओहदों से अलहदा किया जाए। और उनके फैसलों ने यह साबित किया कि अवाम के रिलीफ के रास्ते में कोई भी ऐसी काली भेड़ें अगर खड़ी हुई तो हम उनका सफाया करने के लिए पुरज़म हैं। इसके अलावा अभी मैं सुन रही थी कि वो अफराद, वो ख़ानदान, वो सारे नाज नखरों से पलने वाले हमारे सियासी मैदान के जो
जाली राजकुमारियाँ और कुछ पर्ची शहजादे और कुछ शाही ख़ानदान के अफराद जो हमेशा छुट्टियाँ जो है वो गर्मियों की जाके लंदन में गुजारा करते थे, यूरोप में गुजारा करते थे और पाकिस्तान में सिर्फ सियासी चिरागाह के तौर पे तशरीफ़ लाया करते थे, आज उन्हें भी कश्मीर की याद सता रही है और कश्मीर की वैलियों में बैठ के वहाँ के पुरफ़ज़ा मकाम से उन्होंने गोलाबारी का जो मोर्चा है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ऑफिस है उसको एक बार फिर निशाने पे लिया हुआ है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये कौम जो है आप इसको नादान समझते हैं? क्या ये कौम जो है वो तमाम आपकी मोदी के साथ जो यारियाँ थी उनको भूल चुकी है? क्या ये कौम जो है वो गुलाबी पगड़ियाँ तब्दील करने के जो मौके थे और जो मीडिया की आंख ने दिखाया वो सारे ज़ख्म जो कश्मीरियों को आमों की पेटियों के ज़रिए आपने सोनिया गांधी समेत तमाम हिंदुस्तानी क़यादत को तोहफे अता किए, क्या ये हमारे कश्मीरी जो हैं उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो चुकी है? क्या वो आपका बार बार कश्मीर के ज़िक्र से अपने आप को अलग थलग करके सिर्फ़ और सिर्फ जंदाल के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बग़ैर वीज़ों के उन हिंदुस्तानी सुरमों को पाकिस्तान बुलाना और कश्मीर के ज़ख्मों पे नमक पाशी करना, क्या वो तमाम इस अवाम के हाफ़ज़े से वो सारी दास्तान निकल चुकी है? तो यकीनन नहीं। कश्मीरी इन रंगबाजों को जानते हैं, कश्मीरी इन तमाम सौदागरों को समझते हैं और कश्मीरी ये तहैया कर चुके हैं कि जिन्होंने बारियां लगा लगा के कई साल कश्मीरियों की जो जदोजहद थी उसको तक़वियत देने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ मोदी से वफा निभाई और कश्मीरियों से गद्दारी की, आज वो कश्मीरियों के हकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा निढाल नज़र आ रहे हैं। तो कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने की कोई भी स्ट्रेटजी कारआमद साबित नहीं होगी। जाली राजकुमारी साहबा फ़िल्म शूटिंग के लिए और वहाँ जो सर्कस लगाने के लिए पहुँची हैं, उन्हें यकीनन इस वक्त जो है वो जो हसीन वादियाँ और पाकिस्तान से बाहर ना जाने का जो उनका दर्द था, जो उनको ना जाने दिया गया, तो अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने वो मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर की वादियों का रुख किया। कश्मीर के अंदर से जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ जुड़ा उनका एक बयानिया है और जो पाकिस्तान के दिफा, वक़ार, तशख़्ख़ुस और ओवरऑल पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ नत्थी जो है कश्मीरियों का अज़्म है, वो बिलावल भुट्टो हो या जाली राजकुमारी हो, वो उसको कम नहीं कर सकते। कश्मीरी ये समझता है कि इस वक्त इमरान ख़ान पूरी दुनिया में उनके सफ़ीर बन के, कश्मीरियों के तर्जमान बन के बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीरियों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ़ कश्मीर को उनका मकबूजा वादी हो या आज़ाद कश्मीर हो, उनके हक़ खुद इरादियत के साथ जुड़ा जो बयानिया इमरान ख़ान का है वही दुनिया में पजीराई ले रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो कश्मीरियों को उनके जायज़ जो हकूक़ हैं वो फ़राहम करेगी और बैनुल अक़वामी सतह पे आलमी रहनुमाओं के ज़मीरों को जो जोड़ के ये अक़वाम मुत्तहिदा हो, UN सिक्योरिटी कौंसल हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो या बैनुल अक़वामी क़यादत हो, हर जगह कश्मीर का तर्जमान, सफ़ीर और वकील सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान है और वही इस कश्मीर के इलेक्शन के अंदर
सुरखरू हो के कश्मीरियों का एतमाद लेके हुकूमत बना के दुनिया को कश्मीरियों के साथ जोड़ेंगे। हिंदुस्तानी बयानिए कुछ मावरी खुसूसी बराए तलात पंजाब डॉक्टर फरदास आशिक अवान इस्लामाबाद में मौजूद मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रही हैं। कहना उनका यह है कि 8000 से ज़ायद ऐसी स्कीमें थीं जो गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत को तोहफे में मिली, जो सिर्फ शोबाजी के चक्कर में शुरू की गई थी। उनका हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने से कोई ताल्लुक नहीं था। 56 अरब रुपए के कर्जे भी इनकी हुकूमत के हिस्से में आए हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की जानिब से। साथ ही साथ जो मईशत थी, अगर उसको देखा जाए तो उन्होंने कहा कि वो तबाहाल मईशत उनके हिस्से में आई थी, जिसे वो बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर डॉक्टर फरदास आशिक अवान ने आज हदफ तनकीद बनाया है अपोजिशन को। उनका कहना ये था कि वो लोग जो अपनी छुट्टियां जो हैं, जो अपना ज़्यादातर वक्त है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारा करते थे, कुछ लोग अमेरिका चले जाते थे, कुछ यूके चले जाते थे। आजकल चूँकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो अब उन्हें कश्मीर की याद बहुत ज़्यादा सताने लगी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक हमने आपको बराह रास्त दिखाई। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वल फज्रि व लयालिन अश्र। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मशाइख सब कहते हैं ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं, रमज़ानुल मुबारक के बाद इनके रोज़े, इनमें इबादात अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल हैं। हम ज़िलहज के महीने में दाखिल हो रहे हैं, इसमें हज भी है और इसमें कुर्बानी भी है। हज इस साल सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना की वबा को सामने रखते हुए बेहतरीन इंतज़ामात करते हुए 60,000 लोगों के लिए बंदोबस्त किया है जो सऊदी अरब के अंदर से होंगे। उनमें से कोई सऊदी अरब से बाहर से हज करने नहीं जाएगा और उसकी वजह कोरोना की वबा और उसके बदलते हुए जो मुख्तलिफ फेसेस हैं वो हैं। इसी में मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल किया, करम किया, एहसान किया। हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा उस तरह की सूरत हाल से जिस तरह बाकी दुनिया में कोरोना के हवाले से हुई है। लेकिन जो फेज़ 4 है इसका, इसमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है।